हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। चलिए देखते हैं 24 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। साथ ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अर्थात समानता की मूर्ति कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, बेलूर, हैदराबाद या पुडुचेरी। तो ये जो है हैदराबाद में बनाई गई है और इसका उद्घाटन 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और यह जो मूर्ति है वो संत रामानुजन के ऊपर बनाई गई है। अगर बात करें संत रामानुजन की तो ये 11वीं सदी के एक संत हैं, वैष्णव संत हैं, वैष्णव धर्म से इनका संबंध है। और इन्होंने जो है वो विशेषता द्वैत मत का प्रतिपादन किया था। और यह जो मूर्ति है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बैठे हुई मुद्रा में, अर्थात सीटिंग पोजीशन में इन पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये जो है 216 फुट इसकी टोटल हाइट है। और कभी कभी जो है एग्ज़ाम में आपको अलग उसका मेजरमेंट पूछ देता है, मतलब कि फुट में ना पूछ के वो जो है वो मीटर में पूछ देता है। तो 65 मीटर जो है इसकी हाइट है। आपको बताना ये है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसकी टोटल हाइट क्या है? आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, अगर आपको करंट ठीक करना है या स्टैटिक जीके ठीक करना है तो जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसे जो है आप उसी समय सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे गूगल कीजिए, गूगल से ही आप उसका आंसर ढूंढिए, लेकिन ढूंढिए ज़रूर और उसे कमेंट करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं संत रामानुजन के बारे में। तो 11वीं सदी के ये जो है एक संत थे और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और इन्होंने जो है विशिष्टा द्वैत का प्रचार किया था और वैष्णव धर्म के थे। इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये जो है 120 केजी सोने से बनी हुई है। 120 केजी ही क्यों? क्योंकि संत रामानुजन का जो जीवन काल था वो 120 वर्ष था, इसीलिए जो ये इस मूर्ति को वो 120 किलो सोने से बनाई गई है। और ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। और पहली जो है थाईलैंड की ये मूर्ति है गौतम बुद्ध की। और थाईलैंड कितनी ऊंची है? तो ये 300 फुट ऊंची है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO या अंकटाड? तो यह रिपोर्ट जो है वो अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में बोला ये गया है कि FDI का जो फ्लो है वो इंडिया में पिछले वर्ष जो है वो 26% की कमी आई है। अर्थात 2020 की तुलना में 2021 में इसमें जो है कितने परसेंट की? तो 26% का जो है वो कमी आया है। लेकिन अगर वैश्विक रूप में देखें तो पूरे विश्व में 77% का इंक्रीज हुआ है FDI फ्लो। तो आपसे जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा कि ये रिपोर्ट कौन निकाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है WTO चूँकि ट्रेड से रिलेटेड है तो आपको देखने में लग सकता है कि हाँ ये रिपोर्ट जो है वो WTO प्रकाशित करता है, लेकिन नहीं, ये रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा प्रकाशित है। वहीं अगर अंकटाड की बात करें तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है। अंकटाड और भी बहुत सारे रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन हमें जो याद रखना है वो याद रखना है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट भी जो है वो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन के संसद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है रोबेर्टा मेट्सोला, डेविड ससोली, ट्रेडोस अडनोम ग्रेवियस या डेविड मालपास। तो इसका सही आंसर है रोबेर्टा मेट्सोला। ये जो है माल्टा देश की है और इन्हें यूरोपीय यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसका अध्यक्ष चुना गया है। और ये अभी तक की जो सबसे कम उम्र की महिला अध्यक्ष बनी है, सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है और ये तीसरी महिला अध्यक्ष हैं इस पोस्ट पे। वहीं अगर बात करें यूरोपीय यूनियन की संसद की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। वहीं यूरोपीय यूनियन का जो है ये लोगो है और यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स है। आपको बताना ये है कि यूरोपीय यूनियन का जो
मुद्रा है या करेंसी है वो क्या है, और उसमें कितने देश जो है उसको फॉलो करते हैं उस करेंसी को। हाल ही में जो है आपको ये भी मालूम होगा कि यूरोपीय यूनियन से निकलने वाला जो है पहला देश कौन था, तो ब्रिटेन था। और इसको लेके जो है एक स्पेशल वर्ड दिया गया था, ब्रेक्जिट, मतलब यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो रहा है इसलिए, और कौन हो रहा है, ब्रिटेन, तो एक शब्द दिया गया ब्रेक्जिट। ठीक, अगला प्रश्न है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा, हरिपाल सिंह अहलुवालिया, चंद्रचूड़ घोष या मालती सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा, और अंकित वर्मा ने जो है बिरसा मुंडा की ये पुस्तक जारी की है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अगर बात करें बिरसा मुंडा की तो इनका संबंध जो है वो झारखंड से है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो बिरसा आंदोलन या जिसे उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है वो किया गया था। और उसका जो टाइम पीरियड था वो 1898 के आसपास का था, बोल सकते हैं 1900 ईस्वी के आसपास का ये टाइम पीरियड था जब मुंडा विद्रोह किया गया था। और ये जो बुक है इसमें इनके बारे में बताया गया है कि इनके जीवन काल में जो है इन्होंने आदिवासी समुदाय को संगठित किया, और उन्हें जो मतलब जो उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, वो उन्हें ईसाई धर्म में जो परिवर्तित किया जा रहा था उसके खिलाफ भी इन्होंने जो है वो विद्रोह का जो कारण था उसमें ये भी था, धर्मांतरण। और इसके अलावा एक और पुस्तक का विमोचन किया गया, ऑपरेशन खात्मा। ये जो बुक है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और इस बुक की खासियत ये है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था भारत के द्वारा पाकिस्तान में, उसी तरीके का एक और जो है वो स्ट्राइक हुआ था इंडिया के ही जम्मू कश्मीर में, और उसमें मतलब उसी तरीके का एक अभियान था 1996 में किया गया था। सोचिए उस टाइम जो है अगर कहीं पे आतंकवादी छिपे हुए हैं उन्हें टारगेट करके अगर कोई चलाया जा रहा है अभियान, वो कितना टफ हुआ होगा। तो उसी का जो चश्मदीद गवाह हैं उनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखा गया है, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा, ऑपरेशन खात्मा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। पहले आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड ये कौन सी फेस्टिवल के दौरान दी गई। ठीक, अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दिया मिर्जा या सुष्मिता सेन। तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया है सुष्मिता सेन को। और ये इसका आयोजन हुआ कहाँ था, तो ये वर्चुअल हुआ था, इसका आयोजन किसी देश में नहीं हुआ था, और ये 16 से 30 जनवरी तक किया जा रहा है। और इस अवार्ड में जो है इनकी जो शो थी अर्थात आर्या 2 उनमें किए गए कार्य के लिए ही जो है इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर बात करें साउथ, इसका नाम क्या है, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो साउथ एशिया में कितने कंट्री आते हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका। ये सारे देश जो है वो साउथ एशियन कंट्री में आते हैं, और इन्हीं का जो है फिल्म फेस्टिवल था जिसमें सुष्मिता सेन को ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जेनेसिस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है स्टीवन स्पीलबर्ग, अल्बर्ट वार्ला, अनीस कपूर या अदार पूनावाला। तो यह जो प्राइज़ है वो दिया गया अल्बर्ट वार्ला को, और ये जो है वो फाइजर जो कंपनी है जिसने टीका बनाया था, वैक्सीन बनाया था कोविड-19 का, उस कंपनी के हेड को दिया गया है। और ये जो प्राइस है जेनेसिस पुरस्कार, ये उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो यहूदी हो। ठीक है, ये यहूदी व्यक्ति को ही दिया जाता है। और आपको मालूम होगा यहूदी का जो संबंध है वो इजराइल से है। तो इजराइल से संबंध रखने वाले या यहूदी धर्म से संबंध रखने वाले को हर एक साल ये दिया जाता है जेनेसिस पुरस्कार। और अगर पूछा जाए भारत में किसी को दिया गया है कि नहीं, तो भारत में जो है वो अनीस कपूर को दिया गया था ये प्राइज जेनेसिस पुरस्कार, वो भी ये यहूदी ही हैं।
तो ये फाइज़र कंपनी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें दिया गया है 2022 के लिए। और फाइज़र कंपनी जो है कोविड-19 का वैक्सीन बनाई थी, और इस पुरस्कार के तहत जो है 1 मिलियन प्राइज़ दिया जाता है। खैर उतना नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि इसे यहूदी नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम है अल्बर्ट वार्ला, और इन्हें जो है वो दिया गया 1 मिलियन का जेनेसिस प्राइज। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर का ये पहला गांव है जिसे मिल्क विलेज का दर्जा दिया गया है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ जो है वो लगभग 57 डेयरी फार्म खोला गया है। साथ ही यहाँ पे आपका मिल्क कूलिंग सेंटर है, दही बनाना, क्रीम बनाना या दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है। देख सकते हैं हर एक प्लांट को लगाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है सब्सिडी दिया गया है, जिसकी बदौलत ही जो है यह सफल हो पाया है। और ये किस योजना के तहत है? तो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के तहत ये सारे जो है वो सब्सिडी दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का गांव है रियासी ज़िले का जेरी बस्ती गांव। इसी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया। आपको बताना ये है कि जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, या फिर दूसरे शब्द में आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर कब जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर टेरिटरी के रूप में वो डिवाइड हुआ है। आपको डेट बताना है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक अर्थात जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन है बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। इसकी खासियत ये है कि ये जो है पहले तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित शाह है, तो अमित शाह यहाँ पे क्यों है? ये तो होम मिनिस्ट्री के हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री के अलावा ये जो है एक और मंत्रालय संभालते हैं, उसका नाम है कि सहकारिता मंत्रालय। ये हाल ही में इसे एक मंत्रालय का दर्जा दिया गया, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो उसके हेड भी जो है मंत्री जो है वो अमित शाह ही हैं। तो उन्होंने इस का जो है शुरुआत किया है। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर में जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे किस तरीके से जो भी योजनाएं हैं उनका प्रगति हुआ है, इन सभी के बारे में बताएगा। और ये एक तरीके से रोल मॉडल होगा पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे इंडेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वो हर एक राज्य में जारी किया जाएगा, और देखा जाएगा कि हाँ कौन सा ज़िला जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो एक तरीके से ये जो है एक कम्पिटिटिव माहौल बना रहा है कि हमें भी अपने ज़िले को आगे बढ़ाना है। तो राज्य के अंदर जो ज़िले हैं वो हर एक ज़िला अपने आप को चाहेगा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उसका जो है इंडेक्स में रैंकिंग अच्छा हो। तो इससे जो है एक तरीके का ग्रोथ में भी इजाफा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सेला सुरंग परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सेला सुरंग परियोजना अभी अंतिम फेज में, उसका भी जो सबसे लास्ट का था वो चट्टान उसे विस्फोट से उड़ाया गया, इसलिए वो चर्चा में है, अर्थात ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। ये जो सुरंग है वो तवांग जिले को जोड़ेगा बोमडिला से, ठीक है, जिसके कारण जो है बोला जा रहा है कि लगभग 1 घंटे का जो है टाइम वो सेव होगा। और इस सुरंग की खासियत ये है कि ये जो है ऑल वेदर एक्सेस देगा। साथ ही क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री जो है वो चीन से भी लगता है, और इसके कारण इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। कभी भी अगर आर्मी चाहे तो वो
तेज़ी से वहाँ पे पहुँच सकती है बॉर्डर के पास। इसलिए भी ये एक रणनीतिक रूप से बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। अगर बात करें इसे, तो इसे डेवलप करने का जो काम है इस सुरंग को, वो किया है BRO ने, अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये कहाँ बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। ठीक है। हाँ, ये 13,000 फीट पे बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं इसे बनाने में जो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा 13,000 फीट के ऊंचाई पे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर किस राज्य ने जय हिंद विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है, और उस दिन को जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसी अवसर पे जो है वो दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक स्टैचू का स्थापना किया है, और ये अभी जो है उसका एक 3D वहाँ पे लगाया गया है, और उसका ग्रेनाइट का जो मूर्ति है वो अगले कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाए, जिसे स्थापित किया जाएगा इंडिया गेट के पास। तो पराक्रम दिवस के दिन जो है वो पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि हम जय हिंद विश्वविद्यालय बनाएंगे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जय हिंद का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में वो जो है जय हिंद विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी पश्चिम बंगाल। इसके अलावा वो जो है एक देश नायक दिवस भी मनाएगी। जैसे 23 जनवरी को भारत सरकार पराक्रम दिवस मना रही थी, वैसे ही पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो है अपने राज्य में कौन सा दिवस मनाएगी? तो देश नायक दिवस मनाएगी। और इस बार सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी? तो 125। ये चूँकि 125 एक माइलस्टोन होता है, इसलिए भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये भी पूछा जाता है जा सकता है कि हाल फिलहाल में जो है वो कौन सी जयंती मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की? तो 125वीं जयंती। और अभी जो है उनका एक होलोग्राम प्रतिमा बनाया गया इंडिया गेट के पास। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो उन्होंने जो है एक स्वराज नामक अखबार भी चलाया था। इसके अलावा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना भी उन्होंने की थी। तो ये था आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।